हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बबीता है एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र। और मानव तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र का एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ा था। और ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट आए थे? हमारा नासिका आया था, नासिका के बाद में ग्रसनी और ग्रसनी के बाद में लैरिंग्स। ये तीन ऑर्गन हम देख चुके हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में। और ऊपरी श्वसन तंत्र के बाद में हम पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र। और निचले श्वसन तंत्र में कौन से ऑर्गन आएंगे? निचले श्वसन तंत्र में आपके आएगा लैरिंग्स से नीचे इतना जो पार्ट है ना, लैरिंग्स श्वास नली के ऊपर का जो पार्ट है, ये तो था आपके ऊपरी श्वसन तंत्र। और लैरिंग्स से नीचे का जो पार्ट है, जिसके अंदर आपके आएगा श्वास नली। श्वास नली के बाद में आपके श्वसनिकाएँ आएंगी, श्वसनी आएगी, कूपिकाएँ आएंगी और फेफड़े आएंगे। तो श्वास नली, फेफड़े, श्वसनिकाएँ, श्वसनी और कूपिकाएँ, ये जो पार्ट हैं, ये जो ऑर्गन हैं, ये आएंगे आपके निचले श्वसन तंत्र में। तो इनको हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं श्वास नली के बारे में। तो श्वास नली को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया के अलावा श्वास नली को हम क्या बोलते हैं? वायुनाल भी बोलते हैं। देखिए, ये क्या है? हमारी श्वास नली है। श्वास नली को हम क्या बोलते हैं? वायुनाल भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं और ट्रेकिया भी बोलते हैं। इसको हम श्वास नली भी बोल रहे हैं। तो ये श्वास नली जो है वो किससे जुड़ी रहती है? ऊपर लैरिंग्स से जुड़ी रहती है। काम क्या करती है? श्वास नली जो है वो नासिका से आपने जो एयर ली है, उस एयर को लैरिंग्स से कहाँ तक पहुँचाती है? आपके श्वसनिकाओं तक पहुँचाती है। क्लियर है? लैरिंग्स में जो वायु है, उस वायु को कहाँ तक पहुँचाएगी? श्वसनिकाओं तक पहुँचाएगी। कौन? श्वास नली। ठीक है। कितनी लंबी होती है? 5 इंच लंबी स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, फर्स्ट तो है कि जो आपकी जो श्वास नली है, जो ट्रेकिया है, उसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सपोज करो ये आपके श्वास नली है, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे? सी आकार के छल्ले पाए जाएंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से। ठीक है। अब सी आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं, क्वेश्चन क्या आता है? ये किसके बने होते हैं? तो सी आकार के जो छल्ले होते हैं आपके श्वास नली में, वो किससे बने होते हैं? वो उपास्थि से बने होते हैं। कौन सी उपास्थि से बने होते हैं? हाइलीन उपास्थि से बने होते हैं। नोट कर लीजिएगा, हाइलीन उपास्थि से बने होते हैं। उपास्थि तो समझते हो ना, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। टिश्यूज के अंदर आपके अस्थि, उपास्थि क्या है? पेशी, उत्तक है। तो उपास्थि क्या है? अस्थि तो क्या होता है? हार्ड पार्ट होता है, कठोर होती है। और उपास्थि क्या होती है? थोड़ी लचीली होती है। जैसे आपका ये जो कान है, कान के अंदर भी क्या है? अस्थि जो होती है, अस्थि तो होती नहीं है क्योंकि हार्ड होती है अस्थि। तो ये क्या होती है? इसको आप मोड़ सकते हो। मतलब क्या है? इसमें लचीली उपास्थि है, ये इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो उपास्थि क्या होती है? लचीली होती है, उसको हम मूव करवा सकते हैं। लेकिन अस्थि जो होती है ना, वो हार्ड होती है। ठीक है। तो ये किससे बनी होती है? आपके श्वास नली में जो सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, वो किससे बने होते हैं? हाइलीन उपास्थि से बने होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो सी आकार के छल्ले हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? क्या काम करती है ये श्वास नली के अंदर? क्या नीड क्या है इसकी? ठीक है। तो जो श्वास नली है, उसके अंदर जो सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। ये श्वास नली पिचक नहीं जाए आपस में, ये श्वास नली पिचक नहीं जाए, इससे ये बचाते हैं। जैसे श्वास नली क्या है? आपकी एक स्ट्रॉ है, जिससे आप जूस पीते हो। स्ट्रॉ जो होती है, उसको जैसे ही आप उसको खींचते हो अंदर की तरफ, ऐसे करते हो, तो क्या होती है? वो पिचक सकती है, पिचक जाती है। श्वास नली भी उसी तरीके से है। जब इसके अंदर एयर आई और जब हम एयर वापस आती है, जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकलने के टाइम पे क्या होता है? श्वास नली पिचक सकती है, लेकिन वो नहीं पिचकती है। क्यों नहीं पिचकती है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या हो गया? सी आकार के जो छल्ले श्वास नली के अंदर पाए जाते हैं, ये छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है। तो दो पॉइंट है। एक तो श्वास नली के अंदर सी आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो वो हाइलीन उपास्थि के बने होते हैं। दूसरा, ये सी आकार के छल्लों का कार्य क्या है? तो ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक और पॉइंट है श्वास नली के अंदर कि श्वास नली जो है, इसकी जो इनर लेयर होती है, इसके जो अंदर की लेयर होती है, देखिए जैसे ये आपकी श्वास नली है, इसके अंदर की लेयर
ये वाली जो लेयर है इसकी आंतरिक लेयर किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? उत्तकों से बनी होती है। कौन सा उत्तक होता है? कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक। बेहोश नहीं होना है। कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक। यदि 9th क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है तो आप ये नाम देख के घबराओगे नहीं, लेकिन यदि 9th क्लास को ऐसे ही मजे मजे में पूरा कर लिया है तो यहाँ पर इसको देखते रहो ये क्या है। 9th क्लास में आपका चैप्टर है पूरा टिश्यूज का, उत्तक का चैप्टर है पूरा, जिसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दिए हुए हैं। यदि उनको अच्छे से पढ़ा हो तो क्या है, ये एपिथीलियमी उत्तक होता है। क्या होता है? एपिथीलियमी उत्तक, उपकला उत्तक। एपिथीलियमी उत्तक के टाइप हैं, जो एपिथीलियमी उत्तक का एक टाइप ये भी है। क्या है? कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक। थोड़ा सा बता रही हूं यहाँ पर, स्तंभाकार उपकला उत्तक। उपकला क्या होती है? एपिथीलियम होती है। उपकला को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपिथीलियम। उपकला मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का बाहरी आवरण बनाती है, जैसे हमारे स्किन का निर्माण करती है। कोई भी ऑर्गन है उसके स्किन का निर्माण करती है, उसकी बाहरी लेयर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये इसकी लेयर का निर्माण कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? एपिथीलियमी उत्तक बोल दिया। अब एपिथीलियमी उत्तक के बाद में क्या है? स्तंभाकार। स्तंभाकार समझते हो? स्तंभ के आकार का, स्तंभ मतलब बड़े बड़े कॉलम। तो इस टिश्यू के अंदर जो सेल होती हैं वो बड़े बड़े कॉलम के अंदर होती हैं। जैसे देखिए, थोड़ी सी स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। देखो, इस तरीके से होती है। ये एक सेल है, ठीक है, फिर ये दूसरी सेल है, ये चौथी सेल, ठीक है, ये क्लियर। तो ये क्या हो गए? बड़े बड़े स्तंभ हो गए, तो स्तंभाकार हो गई। एपिथीलियमी उत्तक हो गया क्योंकि ये बाहर की लेयर बना रही है, तो एपिथीलियम हो गया। फिर स्तंभाकार हो गया क्योंकि इसके अंदर जो सेल है ऐसे कॉलम के अंदर होती है, तो ये क्या हो गई? स्तंभाकार हो गई। अब पक्षमाभी, स्तंभाकार के बाद क्या है? पक्षमाभी। पक्षमाभ क्या होते हैं पता है आपको? पक्षमाभ क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसके ऊपर लगी होती है। ठीक है, अब कूट स्तरीय। स्तरित का मतलब क्या होता है? स्तरित मतलब लेयर, खूब सारी लेयर। मतलब ये एक लेयर हो गई, अब इसके ऊपर और लेयर हो तो वो क्या हो जाएगा? स्तरित संरचना हो जाएगी। एक लेयर है मतलब ये क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है, और ऊपर बहुत सारी स्ट्रक्चर और होती है, ऐसी और लेयर होती, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्तरित बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? कूट स्तरित है। कूट स्तरित का मतलब क्या होता है? कूट मतलब स्यूडो लेयर्ड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं इसको। तो कूट स्तरित, कूट मतलब एक्चुअल में है नहीं, वो हमें ऐसा लगता है, हमें भ्रम होता है कि ऐसा है। क्या है? देखो, ये जो सेल है, ये सेल के अंदर ये एक सेल नीचे छुपी हुई है, ये जो सेल है ये भी नीचे छुपी है। हमें क्या लग रहा है कि इस सेल के ऊपर दूसरी सेल की लेयर है। इसको देखने से ऐसा ही लगता है कि इसके ऊपर दूसरी लेयर है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये एक ही लेयर है, मतलब सिंपल है। तो कूट स्तरीय बोल दिया इसको कि कूट मतलब मिथ्या है। कूट स्तरीय पक्षमाभी, इसके ऊपर क्या है? पक्षमाभ है, और स्तंभाकार ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको स्तंभाकार बोल दिया। एपिथेलियमी उत्तक है क्योंकि ये क्या करता है? स्किन का निर्माण करता है, एक लेयर का निर्माण करता है। क्लियर है? तो ये कौन से उत्तक से बनी होती है? श्वास नली के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, अंदर की जो लेयर होती है, वो किससे बनी होती है? कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक द्वारा निर्मित होती है। अब ये उपकला उत्तक का काम क्या होता है? इसका काम होता है अवशोषण करना या श्रावण करना। अब यहां पर ये किसका स्राव करेगी? ये करेगी श्लेष्मा का स्राव। किसका स्राव करेगी? श्लेष्मा का स्राव करेगी। ओके, तो ये किसका स्राव करती है? तो ये किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का स्राव करती है, एक म्यूकस का स्राव करती है, जो क्या करता है? काम क्या होता है उसका? ये जो श्लेष्मा है, ये बाई चांस यदि नासिका के अंदर भी क्या था? श्लेष्मा था, तो नासिका के द्वारा जो एयर आ रही है उसके अंदर यदि कोई बैक्टीरिया रह गया है, कोई धूल के कण रह गए हैं, तो वो यहाँ पर श्वास नली क्या करती है? उनको रोक लेती है, क्योंकि श्वास नली के अंदर भी क्या है? श्लेष्मा सीक्रेट हो रहा है, तो वो क्या कर लेता है? उसको श्लेष्मा उन बैक्टीरिया को यहाँ पर रोक लेता है, उनको आगे लंग्स तक, फेफड़ों तक नहीं जाने देता है। ये काम होता है इस उपकला उत्तक का। क्लियर है? अब देखिए,
श्वास नली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में बंट जाती है। वक्ष गुहा समझते हो, वक्ष गुहा और उदर गुहा। देखो ये आपका डायफ्राम है, क्या है, डायफ्राम है जो फेफड़ों के नीचे होता है। तो डायफ्राम जो है वो आपके देह गुहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। जो ऊपर वाला पार्ट होगा मध्य पट से यानी डायफ्राम से ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। क्या बोलेंगे? वक्ष गुहा। और डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट होगा यानी जो हमारे डाइजेशन वाला पार्ट है, डायफ्राम के नीचे क्या है? ये डायफ्राम है यहाँ पर। डायफ्राम से नीचे क्या है? हमारे आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा डाइजेशन वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उदर गुहा। ठीक है, तो डायफ्राम क्या करता है? पूरी देह गुहा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर तो वक्ष गुहा और नीचे उदर गुहा। ठीक है, तो जो आपके वक्ष गुहा है वो कितने पार्ट में आगे डिवाइड हो गई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। ठीक है, तो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा दो पार्ट में डिवाइड हो गई श्वास नली आगे जाकर। तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? श्वास नली नीचे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका जो है वो भी बहुत पार्ट में आगे डिवाइड होती रहती है। तो सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, वो आगे क्लियर होगा आपको। देखिए, श्वास नली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों दाएं तथा बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है और इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। देखो, सबसे पहले जो शाखा डिवाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। इसको हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे, इस डायग्राम में, लेकिन उससे पहले हम आगे वाले टॉपिक चलते हैं। देखिए, श्वसनी, अब श्वास नली तो हो गया क्लियर। अब उसके बाद में आता है आपके श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका, तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? श्वसनिकाएं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी श्वास नली दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसको हम इस डायग्राम में समझते हैं। देखिए, ये श्वास नली है, ये वाली, ठीक है, ये श्वास नली आगे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसको हमने क्या बोला? फर्स्ट पार्ट को प्राथमिक श्वसनी बोला। क्या बोला? प्राथमिक श्वसनी। फिर ये जो प्राथमिक श्वसनी है ये भी आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हुई। देखो, एक शाखा तो ये इधर निकली है, एक शाखा इधर निकली है, तो इसको हमने क्या बोला? द्वितीयक श्वसनी। क्या बोला? द्वितीयक श्वसनी। अब द्वितीयक श्वसनी है वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, उसको हमने क्या बोला? तृतीयक श्वसनी। ठीक है, द्वितीयक श्वसनी किसमें कन्वर्ट हो गई? तृतीयक श्वसनी में कन्वर्ट हो गई। और तृतीयक जो श्वसनी है वो आगे बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं श्वसनी। अब इस श्वसनी के आगे क्या होती हैं? कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं कुपिकाएं। क्या बोलते हैं? कुपिकाएं। तो सबसे अंतिम में क्या होगा? इसमें कुपिकाएं होंगी। ये आपको बैलून लाइक दिख रही है, ब्लू कलर की बनाई हुई, ये होती है आपके श्वसनी के लास्ट में, श्वसनी के लास्ट पार्ट में यानी एंड में होती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं कुपिकाएं। ठीक है, एल्वियोलाई। तो ये होती है आपके निचले श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले देखो, श्वसनी, श्वास नली दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। तो श्वास नली दो शाखाओं में डिवाइड हो रही है, पहले क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी। फिर प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर और छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक श्वसनी। तो इसको हम आगे, ये डिवाइड हो रही है प्राथमिक श्वसनी, तो इसको हमने क्या बोल दिया? द्वितीयक श्वसनी बोल दिया। फिर द्वितीयक श्वसनी भी आगे और डिवाइड हो रही है किसमें? तृतीयक श्वसनी में। फिर तृतीयक श्वसनी जो है वो और आगे छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं कुपिकाएं। क्लियर है? ये कुपिकाएं क्या होती हैं? ये कुपिकाएं जो होती हैं वो बहुत संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं, संख्या में बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? 30 मिलियन होती है। कितनी होती है? 30 मिलियन। 30 मिलियन समझ रहे हो क्या? मैम ये तो लग रहा है बहुत बड़ी संख्या है, कितना ये समझ में नहीं आ रहा है। 300 करोड़। क्या बोलते हो? 300 करोड़। अब ये तो समझ में आ रहा है ना? कितनी होती है? 300 करोड़ होती है संख्या में, यानी बहुत ज्यादा होती है। काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है गैसों का विनिमय करवाना, गैसों का आदान प्रदान कराना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करवाना। ठीक है, ये हो गया आपके श्वसनी। ओके, अब देखिए श्वसनी के बाद में आते हैं आपके लंग्स, फेफड़े। तो फेफड़े जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा जो होता है उसके 3 खंड होते हैं, पार्ट नहीं बोलेंगे, 3 खंड बोलेंगे। देखो, जैसे ये आपका दायां फेफड़ा है, ठीक है, और ये आपका
बायां फेफड़ा है, ठीक है। तो दायां फेफड़ा जो होता है ना, वो उसके 3 खंड होते हैं इस तरीके से, ठीक है, 1, 2 और 3। और जो बायां फेफड़ा है उसके 2 खंड होते हैं। तो बायां फेफड़ा तो 2 खंडों में डिवाइड होता है और दायां फेफड़ा 3 खंडों में डिवाइड होता है। दूसरा, जो आपका दायां जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा लंबा होता है। किससे? बाएं फेफड़े से। बाएं फेफड़े से थोड़ा लंबा होता है आपका दायां फेफड़ा और चौड़ा होता है ज्यादा। तो लंबा कौन सा होता है? दायां फेफड़ा होता है। कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। और छोटा कौन सा होता है? बायां फेफड़ा। कितने खंड होते हैं? 2 खंड होते हैं, ठीक है। अब इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार हम बोलते हैं शंख के आकार का होता है। कैसा होता है? शंख के आकार का होता है। बहुत ही लचीला ऑर्गन होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही लचीला और स्पॉन्जी होता है आपका लंग्स, ठीक है। तो देखिए, फेफड़े वक्ष स्थल में दाएं व बाएं भाग में कहां स्थित होते हैं? डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। देखिए, ये डायफ्राम है, इसके जस्ट ऊपर स्थित होते हैं। कहां पर? वक्ष गुहा में। अभी अभी पढ़ा ना हमने कि जो डायफ्राम है वो देह गुहा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऊपर तो वक्ष गुहा और नीचे उदर गुहा। तो डायफ्राम के ऊपर वक्ष गुहा में स्थित होते हैं आपके फेफड़े, ठीक है। फिर देखिए, जो लचीले, कोमल और शंख के आकार के तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फिर देखो, दायां फेफड़ा 3 खंडों में और बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभक्त होता है। दायां फेफड़ा लंबाई में बाएं फेफड़े से छोटा होता है। फेफड़ों के चारों ओर की जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल गुहा, उसको हम फुफ्फुसीय गुहा भी बोल सकते हैं। फेफड़े को आप फुफ्फुस भी बोलते हो ना, तो फुफ्फुसीय गुहा भी बोल सकते हैं, प्लूरल कैविटी भी बोल सकते हैं। और फेफड़े के चारों तरफ एक नम झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल झिल्ली। ये जो प्लूरल झिल्ली है वो फेफड़ों को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ये काम हो गया आपके फेफड़ों का, ठीक है। अब फेफड़ों के बाद में, ये तो हो गया आपका टोटल निचला श्वसन तंत्र। और निचले श्वसन तंत्र के कौन कौन से ऑर्गन आए हैं? ये सब। अब निचले श्वसन तंत्र के बाद में आपके टॉपिक है श्वसनी मांसपेशियां। अब श्वसनी मांसपेशियां पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी। देखो, आपके जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वो गुब्बारे की जैसी संरचना होती है। जैसे एक गुब्बारा होता है ना, उस तरीके से होता है। तो गुब्बारे को आप प्रेस करते हो, दबाव लगाते हो, तो उसके अंदर की एयर बाहर आ जाती है। दबाव जब आप हटा देते हो तो उसमें एयर अंदर चली जाती है। तो फेफड़े भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब गुब्बारे को तो हमने प्रेस किया है, लेकिन फेफड़ों को कौन प्रेस करेगा? फेफड़ों पे दाब कौन लगाएगा? तो फेफड़ों के ऊपर दाब लगाती हैं पसलियां और आपका डायफ्राम। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? देखिए, जो फेफड़े होते हैं उनके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं? पसलियां पाई जाती हैं, खूब सारी, ठीक है। कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 पसलियां पाई जाती हैं। कहां से कहां तक? देखो, सबसे पहले ये जो होती है ना, ये ऊपर, ये क्या होती है? यहाँ पे जो हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं कोलर बोन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोलर टिकी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोलर बोन बोलते हैं। फिर यहाँ पर, यहां से और यहां तक क्या होता है? हमारे स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम। और पीछे की साइड क्या होता है? कशेरुक दंड होता है। कशेरुक दंड होता है। तो आगे स्टर्नम और पीछे कशेरुक दंड, इससे क्या जुड़ी होती है? पसलियां जुड़ी होती हैं। क्या होती है? पसलियां, जो दिखाई भी देती है, आप महसूस भी कर सकते हो, आपने देखी भी होगी। देखो, अब ये जो पसलियां होती है संख्या में कितनी होती है? 12 होती है। टोटल कितनी होती है? 12 होती है। इनको हम रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 7 हो गई, ठीक है। ये 7 जो पसलियां होती है इनको तो हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। पसलियों को रिब्स बोल रहे हैं। अब आगे 3 पसलियां। अब स्टर्नम तो यहां पे खत्म हो गया ना, स्टर्नम तो इतना ही है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट ही है स्टर्नम तो। अब आगे ये जो रिब्स होंगी ये यहां पर लास्ट में जुड़ती जाएंगी। कितनी? 3 रिब्स, ठीक है। ये जो 3 रिब्स हैं इनको हम बोलेंगे फॉल्स रिब्स। क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स। फिर 2 रिब्स होती है, 7 और 3 10 हो गई। अब 2 रिब्स होती है जो ऐसे तैरती रहती है, यहाँ पे बोटिंग नहीं कर रही है, ये क्या है? यहाँ फ्री रहती है, आगे ये किसी से अटैच नहीं रहती है, इधर ही अटैच रहती है, तो इस तरीके से मूव करती रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स।
तो इस तरीके से ये 12 रिब्स होती है टोटल। और ये रिब्स क्या करती हैं, ये रिब्स फेफड़े को चारों तरफ से कवर रखती हैं। कहाँ होती हैं, ये हमारा फेफड़ा है, फेफड़े के चारों तरफ से ये कवर्ड होती हैं, आगे स्टर्नम से लेकर पीछे कशेरुक दंड तक ये कवर रखती हैं आपके फेफड़ों को। अब ये जो पसलियां हैं ये क्या करेंगी, फेफड़ों के ऊपर दाब लगाएंगी, और यहां से जो डायफ्राम है वो भी फेफड़ों के ऊपर क्या करेगा, दाब लगाएगा। तो फेफड़ों की जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इन पसलियों के अंदर क्या होती हैं, इन पसलियों के अंदर होती हैं मांसपेशियां, यानी पसलियां अपने आप मूव नहीं करती हैं, पसलियों को भी मूव करवाना पड़ता है। पसलियों को कौन मूव करवाएगा, जो इन पसलियों के अंदर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो मांसपेशियां इन पसलियों को मूव करवाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैंने ये क्यों बताया पहले आपको, क्योंकि ये जो मांसपेशियां होती हैं वो इन पसलियों के अंदर ही पाई जाती हैं, और इन मांसपेशियों के कारण ही ये पसलियां मूव करती हैं, संकुचन और शिथिलन करती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली मांसपेशी है इंटरकोस्टल मसल्स। लास्ट वीडियो में भी नाम आया था ना इसका, इंटरकोस्टल मसल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरापरसुक पेशियां। दो प्रकार की होती हैं, एक तो अंतः अंतरापरसुक पेशी और एक बाह्य अंतरापरसुक पेशी। तो ये जो अंतरापरसुक पेशी है, दो पेशियों के मध्य खाली स्थान में पेशियां पाई जाती हैं। दो पेशियों के मध्य खाली स्थान में पेशियां पाई जाती हैं। दो पेशियों के मध्य नहीं है, ये दो पसलियों के मध्य। क्या है, दो पसलियों के मध्य। ठीक है, दो पसलियों के मध्य। देखो ये जो रिब्स है, पसलियां हैं, इनके बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो रिक्त स्थान होता है यहां पर होती हैं आपकी ICM यानी इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, दो पसलियों के बीच में जो स्पेस होता है यहां पर ये पाई जाती है। क्या काम करती है, ये पेशियां डायफ्राम के संकुचन व शिथिलन में हेल्प करती हैं। ठीक है, डायफ्राम जब संकुचित होता है और शिथिल करता है, उसके अंदर ये मांसपेशियां जो है वो हेल्प करती हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आता है आपके डायफ्राम। डायफ्राम को हम मध्यपट भी बोलते हैं। डायफ्राम जो है वो एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर है जो श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर निकालना यानी श्वसन के लिए उत्तरदायी है, आपके ब्रीथिंग के लिए, आपके ब्रीदिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जो डायफ्राम होता है वो कैसी पेशी से बना होता है, कंकालीय पेशी से बना होता है। कैसी पेशी से बना होता है, कंकाल पेशी से बना होता है। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जो एपिथेलियमी उत्तक के बाद में सेकंड उत्तक आता है पेशी उत्तक, और पेशी उत्तक का ही एक टाइप है क्या, आपके रेखित पेशी, कंकाल पेशी। कंकाल पेशी को हम और क्या बोलते हैं, रेखित पेशी भी बोलते हैं, और इसको हम ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं। यानी जो कंकाल पेशी है उसको हम हमारी इच्छा के अनुसार मूव करवा सकते हैं, उसको गति करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो डायफ्राम है वो कंकाल पेशी से बना है। कैसा है, एक पतली और चादरनुमा स्ट्रक्चर है और गुंबद आकार की होती है। ठीक है, ये रेगुलर जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो गुंबद के जैसे होती है। क्लियर है। फिर देखिए जो श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, और डायफ्राम जो है वो आपके देह गुहा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो मैं आपको बता चुकी हूं। दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर का पार्ट आपका वक्ष गुहा और नीचे का पार्ट आपका उदर गुहा। ठीक है, अब देखिए तो आपको समझ में आया है कि जो डायफ्राम है और जो अंतरापरसुक पेशियां हैं वो क्या करती हैं, डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन में यानी फेफड़ों में जो हम एयर ले रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं उसके लिए उत्तरदायी कौन होती हैं, आपकी श्वसनी मांसपेशियां उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके निचला श्वसन तंत्र और श्वसनी मांसपेशियां। अब श्वसनी मांसपेशियों के बाद में एक टॉपिक आपके आता है, श्वसन के लेवल दिए हुए हैं, स्तर दिए हुए हैं दो टाइप के, पहला बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है आपने जो एयर अंदर ली है, नासिका के थ्रू आप जो एयर अंदर ले रहे हो वो एयर कहाँ जाएगी, श्वास नली के थ्रू आपके फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों से प्राथमिक श्वसनी से होते हुए ये ब्रोंकाई तक जाएगी, और ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, कुपिकाओं में जाएगी। ठीक है, सबसे पहले श्वसनिका में जाएगी, फिर श्वसनी में आएगी, फिर लास्ट में कुपिकाओं के अंदर जाएगी। ठीक है, अब कुपिका के बाहर क्या है, बहुत सारी केशिकाएं हैं, कैपिलरीज हैं। एक डायग्राम बनाते हैं। देखो
एक कुपिका का डायग्राम बना रही हूं मैं अलग से। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना छोटी सी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक कुपिका है जिसको मैंने थोड़ा जूम किया है, ठीक है। अब ये क्या है, एयर यहां से आ रही है, क्लियर है ना, एयर यहां से आती है, ये आती है यहां पर, तो एयर हमारे यहां से एयर आ रही है। अब इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर केशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, केशिकाएं होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर एयर आ रही है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है और इन केशिकाओं में ऑक्सीजन कम है, केशिकाओं में ऑक्सीजन कम है और यहां से हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, वायु को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। और यहां पर जो ब्लड है केशिकाओं के अंदर, इसमें ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां ऊपर से प्रेशर लगेगा और वो ऑक्सीजन आएगी कहां पर, यहां पर केशिका के अंदर। और केशिका के अंदर जो CO2 है, जो CO2 आई है ब्लड से इधर से, वो जो CO2 है वो चली जाती है कहां, आपके कुपिका के अंदर। तो CO2 यहां कैपिलरी में थी, CO2 की मात्रा कैपिलरी में ज्यादा थी और बाहर कम थी, तो CO2 कहां चली गई, आपके ये कुपिका है इसके अंदर चली गई, तो CO2 यहां चली जाती है, ठीक है। तो बाह्य श्वसन क्या हो गया, इसमें गैसों का विनिमय कुपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य होता है। कहां होता है, आपके ये कुपिका और कुपिका के बाहर जो केशिका है, इन दोनों के मध्य रिलेट करती है। इन दोनों के मध्य आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बाह्य श्वसन, क्लियर है। बाह्य श्वसन क्या हुआ, बाह्य श्वसन के अंदर जो गैसों का विनिमय होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है O2 और CO2 का, वो होता है आपके कुपिका और कुपिका के बाहर जो केशिकाएं हैं, जो कैपिलरी हैं, उनके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, यहां तक ही होता है। अब यहां से बाद में ऑक्सीजन कहां जाएगी, यहां से बाद में ऑक्सीजन जाएगी आपके ब्लड में और ब्लड से वो सेल के अंदर जाएगी, टिश्यूज के अंदर जाएगी। तो आगे का जो रिलेट होगा, जो आगे ब्लड में सेल तक जो ऑक्सीजन जा रही है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है इस कैपिलरी के अंदर, वो जो होगा वो आपका होगा आंतरिक श्वसन, ठीक है। तो आंतरिक श्वसन क्या है, आंतरिक श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य, किसमें, केशिकाओं में प्रवाहित रक्त। अब केशिकाओं के अंदर प्रवाहित हो रहा है रक्त आपका, अब केशिकाओं के अंदर जो रक्त है वो जाएगा आगे किसमें, सेल में। कहां जाएगा, सेल में या टिश्यूज में जाएगा, ओके। तो सेल जो है वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगी और ग्लूकोज को तोड़ेंगी। रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने, ग्लूकोज को तोड़ेंगी और एनर्जी निकालेंगी, ठीक है। तो ये जो आगे जो प्रोसेस हो रही है ना सेल तक, सेल और आपके केशिकाओं में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, इनके मध्य जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, वो क्या होगा, आपका आंतरिक श्वसन होगा, क्लियर है। तो आंतरिक श्वसन तो होता है आपके केशिका और सेल के मध्य, और जो बाह्य श्वसन है वो होता है आपके कुपिका और केशिका के मध्य, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक वर्ड है विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण के माध्यम से होगा। आंतरिक श्वसन जो होगा वो विसरण के माध्यम से होगा। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन, जिसको जो अपनी कोई भी जो सब्सटेंस है उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वो अपने से कम की तरफ जाएगा, यानी जहां कम होगी वो वहां पर मूव करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहां ज्यादा होगी वो कम की तरफ मूव करेगी। देखिए जैसे यहां पर देखिए, यहां कुपिका के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और यहां केशिका के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, जो हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। कंसंट्रेशन आप वॉल्यूम समझ सकते हो, जहां पर ऑक्सीजन का ज्यादा वॉल्यूम है और जहां कम वॉल्यूम है तो वो ज्यादा से कम की तरफ क्या हो जाएगा, उसका विसरण हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, क्लियर है। तो आंतरिक श्वसन के अंदर गैसों का जो विनिमय होगा वो केशिकाओं में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के मध्य किसके माध्यम से होगा, विसरण के माध्यम से होगा। तो ये हो गया आपके बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब इस चैप्टर में आपके, वैसे तो आपके सिलेबस में ये इतना ही दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की,
जो हम श्वसन ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, वो प्रोसेस में डायफ्राम कैसे संकुचित होता है और कैसे वो शिथिल होता है, और पसलियां कैसे उस पर प्रेशर लगाती हैं, आयतन कम होता है या ज्यादा होता है, ये चीजें सारी हम पढ़ेंगे उसकी मैकेनिज्म में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग के दौरान जो डायफ्राम है और जो आपकी पसलियां हैं वो कैसे काम करती हैं, वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो बहुत अच्छे से इसको देखना, और कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप स्टडी।